मयूर मोगरे चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। आप मेरे को कोई भी क्वेरीज के लिए इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, दीक्षा नेगी 306, या फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हैं @Diksha2107। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको MM अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप में आपको UPSC और अदर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज देखने को मिलेंगे, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एथिक्स, करंट अफेयर्स एंड सो ऑन। सबसे खास बात इस ऐप की ये है कि यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ उनका मटेरियल PDF फाइल में डाउनलोड करने का भी अवेलेबल है। इसमें जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एनवायरनमेंट का जो चैप्टर 12 था इंडिया ईयर बुक का, उसका 3rd पार्ट, और ये हमारा फाइनल पार्ट होगा। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के बारे में। बेसिकली 1985 में गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान शुरू किया, जिसका एम था कि हमारी जो गंगा रिवर है उसको किस तरह से क्लीन करना है। लेटर ऑन 10 साल बाद इन द 1995 गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि हमें केवल गंगा रिवर के लिए नहीं, बाकी अदर जो रिवर्स है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। एंड 1995 में गंगा एक्शन प्लान को एक्सपैंड करके इसके अंदर और भी रिवर्स को इंक्लूड किया गया, और फिर तब से इस प्लान को बोला गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ऑब्जेक्टिव क्या है NRCP का? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो रिवर्स हैं, जो मेजर वाटर सोर्सेज है हमारी कंट्री का, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है। एंड एट द सेम टाइम हमारे जो अलग अलग टाउन्स हैं, हमें उन टाउन्स को असेस करना है कि किन टाउन से हमारे रिवर्स में पोल्यूशन कंट्रीब्यूट होता है। एंड एक बार हम उन टाउन को रिकग्नाइज कर लेंगे, उसके बाद हम इस एरियाज़ में पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ये हमारा इसका एम था। इसमें जो भी काम होगा वो कॉस्ट शेयरिंग बेसिस में किया जाएगा। कॉस्ट डिवाइडेड रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूट करेगी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, तो रामसर कन्वेंशन, देखिए पहले रामसर कन्वेंशन पढ़ेंगे। रामसर कन्वेंशन एक ट्रीटी है जिसको इंडिया ने 1982 में साइन किया था। अब रामसर कन्वेंशन जो बेसिकली है, ये है वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो वेटलैंड्स का कंजर्वेशन और उसका हमें यूज़ वाइजली करना चाहिए। इन अ वाइज यूज़ हमें वेटलैंड्स का यूज़ करना चाहिए। ये मेजर एम है रामसर कन्वेंशन का। तो जब इंडिया ने इसको रिकग्नाइज किया, इसका साइन किया, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिया ने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको बोला नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। 1987 में इसकी शुरुआत हुई। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया, क्योंकि हर एक वेटलैंड्स अलग अलग स्टेट्स में है। तो बोला गया कि जो सेंटर है, सेंटर स्टेट्स को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, और ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्टेट्स को वो फाइनेंसेस का यूज़ करके अपने स्टेट्स में अपने जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रिजर्व करना है। अगर आप देखें तो अभी देखिए इसमें जो ये पुराना डेटा है तो ये गलत है। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 37 वेटलैंड्स है, प्लस एक रिसेंटली ऐड हुआ है। कौन सा वो रिसेंटली एडेड वेटलैंड है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो 37 वेटलैंड्स हमारे यहाँ पे हैं, और ये बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका एम यही है कि हमें अपने वेटलैंड्स का वाइज यूज़ करना है और उनको कंजर्वेशन उनका करना है। क्योंकि वेटलैंड्स में अगर आप देखें तो बहुत सारी अदर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इस पर डिपेंडेंट होती है। तो इनडायरेक्टली इफ़ यू आर प्रोटेक्टिंग योर वेटलैंड्स, आप इनडायरेक्टली अपने जो एनवायरनमेंट उसको लार्ज स्केल में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वेटलैंड्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2010 में गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले, सो दैट हमारे जो वेटलैंड्स अथॉरिटी वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल सके। यानी कि हमारे वहाँ पे एक प्रॉपर अथॉरिटी नहीं थी वेटलैंड्स को मैनेज करने के लिए। इस वजह से 2010 में रूल्स आए, और उसके रूल्स के तहत सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे भी डेटा गलत है तो आपको ये देना, यहाँ पे नहीं है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी को अडॉप्ट किया गया था। ये भी पुराना डेटा है कि 2017 में क्या थीम था, तो आपको ये नहीं देखना है। काफ़ी ये आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन किया था वो एक बेसिक डेटा है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैंने एज अ होमवर्क दिया है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जब आप डेटा इसको आप ये PDF फाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो आप अच्छे से मैप को देख सकते हैं। ये रामसर साइट्स यहाँ पे दी हुई है मैप में, इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स हैं। नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड, तो गवर्नमेंट ने 1992 में इस बोर्ड की शुरुआत करी। क्यों करी? क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट को
ट्री प्लांटेशन इंक्रीज करना था, एफॉरेस्टेशन इंक्रीज करना था, हमारे जो भी फॉरेस्ट या एरियाज जो डिग्रेड हो चुके हैं उनको वापस रीस्टोर करना था। इस वजह से इको डेवलपमेंट बोर्ड की शुरुआत हुई। स्पेशल अटेंशन इज ऑल्सो गिवन बाय NAEB टू regeneration of degraded forest areas and land adjoining forest areas, national parks, sanctuaries, other protected areas and also ecological fragile areas। तो बेसिकली यहाँ पे इसका बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड है इसका मेन एजेंडा है एफॉरेस्टेशन। अब एफॉरेस्टेशन तो ऑब्वियसली जो डिग्रेडेड एरियाज होंगे वहीं पे किया जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे क्यों किया जाएगा, तो ऐसे एरिया जो ऑलरेडी डिग्रेडेड है। एंड स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड किया गया है कि जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज है, चाहे वो सेंचुरीज हो, नेशनल पार्क हो, रिजर्व फॉरेस्ट हो, कोई भी हो, अगर ऐसे एरिया में हमें ज़्यादा स्पेशल प्रोटेक्शन देना है तो यहाँ पे ये बोर्ड ज़्यादा ध्यान देता है अदर देन दीज एरियाज। और अदर एरियाज़ में भी जो कि हमारा इकोलॉजिकल फ्रजाइल एरिया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है वहाँ पे ये ट्री प्लांटेशन करता है। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम स्कीम, इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 से 2002 के बीच में करी थी। एंड पहले ये कुछ एरियाज़ में इसकी शुरुआत करी थी एंड आफ्टर सम ईयर्स ये इंडिया पैन इंडिया बन गया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया इसको एक्सपेंड कर दिया गया। इसके अंदर 2 इंस्टीट्यूशनल सेटअप की शुरुआत हुई, यानी कि फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पे इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज। और वहीं अगर आप विलेज लेवल पे चले जाते हो तो विलेज लेवल पे किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़। 2010 और 11 में गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि जो फंडिंग का फ्लो है वो इतना बेहतर नहीं हो पा रहा है स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल या विलेज लेवल में, तो इसलिए स्टेट लेवल के लिए गवर्नमेंट ने एक और इंस्टीट्यूशन की सेटअप करी जिसको बोला गया स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। और ये जो स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी है ये क्या करती है, इट एग्जीक्यूट्स की जो फंड्स जो भी आ रहे हैं टू फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज, उसका जो फंड का फ्लो है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाए और वो और ज़्यादा कंटिन्यू रहे। क्योंकि अगर डिसफ्लो रहेगा, प्रॉपर आप फंडिंग नहीं करोगे फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज़ का, तो कहीं ना कहीं हमारी स्कीम फेल हो जाएगी। तो इसीलिए स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत हुई एट द स्टेट लेवल, ताकि ये जो एजेंसी है ये स्टेट फॉरेस्ट लेवल पे इनको फंडिंग प्रोवाइड करे और फिर ये नीचे जाके विलेज लेवल में फंडिंग प्रोवाइड करे और इस तरह से हमारी जो स्कीम है वो सक्सेसफुल हो पाए। इको डेवलपमेंट फोर्सेस स्कीम, इसकी शुरुआत 1980s में हुई थी। इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शुरू किया है। बेसिकली इसके थ्रू जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको इसके थ्रू जॉब प्रोवाइड करी जाती है। काइंड ऑफ ये एक तरह से उनके लिए भी, देखो इसमें 2 बेनिफिट होते हैं, हम आगे देखेंगे कि वो बेनिफिट 2 क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जब शुरुआत करी, इसका एजेंडा ये था कि हमारे जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, फ्रजाइल एरियाज़ है, हाई टेरेंस एरियाज़ है जहाँ पे, या रिमोट एरियाज़ है जहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स इतना पॉसिबल नहीं है भी, या बॉर्डर एरियाज़ जाना, तो ऐसे एरियाज़ में अगर हमारा इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है तो वहाँ पर हमें इकोसिस्टम को वापस से रीजनरेट करना है। ये इसकी स्कीम का मेन मोटिव था। तो यहाँ पे इसके थ्रू 2 ऑब्जेक्टिव्स को कहीं ना कहीं क्वालिफाई किया इस स्कीम के थ्रू। तो वो 2 ऑब्जेक्टिव्स कैसे देखो क्वालिफाई होते हैं। पहला है इकोलॉजिकल रीजनरेशन इन डिफ़िकल्ट एरियाज़ फर्स्ट, कि जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है वहाँ पे हम इकोलॉजिकल रीजनरेशन कर रहे हैं। पहले तो इस स्कीम के थ्रू ये ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। सेकंड है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये फ़ायदा है कि आफ्टर रिटायरमेंट उनके पास एक जॉब है, और दूसरी कि वो जो ये काम करेंगे इकोलॉजिकली वो रीस्टोर करेंगे हमारे एनवायरनमेंट को इन डिफ़िकल्ट एरियाज़। तो इससे क्या होगा, हमारे जो फ्रजाइल एरियाज़ या डिफ़िकल्ट एरियाज़ है वहाँ पे इकोलॉजिकल रीजनरेशन हो पाएगा। तो ये हमारे ट्विन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस स्कीम के थ्रू जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो इको टास्क फोर्स, एक्चुअली ये जो इसको हम इको टास्क फोर्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी एक्स सर्विसमैन होते हैं, जितने भी होते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। और बेसिकली ये टास्क फोर्स ये जाके काम करता है, यानी कि रीस्टोर करता है, एफॉरेस्टेशन करता है, प्लांटिंग करता है। ठीक है, तो इको टास्क फोर्स का काम एग्जीक्यूट करने के लिए जितना भी पैसा लगता है, उनके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो भी होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहाँ से लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनको पैसा देती है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो भी पैसा खर्चा होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रीइंबर्स कर देती है। एंड यहाँ पे देखिए क्या क्या काम ये लोग करते हैं, जैसे सैपलिंग करते हैं,
ठीक है, साथ में वहाँ पे फेंसिंग भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे जो भी खर्चा होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रीइंबर्स कर देती है। एट द सेम टाइम ये जो इको टास्क फोर्स बटालियन होती है, इनको जो भी इससे रिलेटेड, कि अब देखिए इन्होंने पहले ऐसा कुछ काम तो किया नहीं पेड़ वेड़ लगाने का, तो इनको जो भी काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इनको स्टेट की, जिस भी स्टेट में वो काम कर रहे हैं उस स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको ट्रेन करता है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, तो इंडिया का एक प्लान है जिसको हम बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर 8 सब मिशंस हैं और इन 8 सब मिशन में से एक है ऑन ग्रीन मिशन। तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया इसका एक पार्ट है, ठीक है। अब इसका जो बेसिकली एम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो 8 एक्शन प्लान लिए हुए हैं वो 8 मिशंस के थ्रू गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज की जो इशू है उसको एड्रेस कर रहा है। उसमें से नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एक है। तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया का एम जो है वो ये है कि किस तरह से हमें एक होलिस्टिक व्यू से ग्रीनिंग करनी चाहिए और अपने फॉरेस्ट को बढ़ाना चाहिए, हमारी इको सर्विसेज को हमें उसको और मल्टीप्लाई करना चाहिए, जिसके साथ क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब एफॉरेस्टेशन करेंगे तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला होगा कि हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्रीज़ होंगी, साथ ही साथ हमारा जो कार्बन रिलीज़ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिक्वेस्ट्रेट हो जाएगी, यानी कि सिंक हो जाएगी। जितने भी पेड़ हैं हमारा, अगर एफॉरेस्टेशन बढ़ेगा तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट भी कम हो जाएगा। तो इसके हमारे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो क्लाइमेट चेंज को भी हम कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाएंगे इशू को, और साथ ही साथ हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज को भी इंक्रीज कर पाएंगे। मिशन 2 चैलेंजेस के बेसिस में वर्क करता है। एक तो इसके अंदर अडेप्टेशन है, यानी कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हमें इम्प्लीमेंट करनी है जो कि अडेप्टिव हो, कि जो क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट कर सके। कुछ इसके अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे इसके अंदर जिसके थ्रू हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट या कम कर सकते हैं। अगर इसका आप ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ये है कि हमें अपने फॉरेस्ट जो हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है एंड एट द सेम टाइम इम्प्रूविंग इकोसिस्टम सर्विसेज। हमारे जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करना है और उनको और पहले से रिस्टोर करना है। एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री को बूस्ट करना है और ऑल्टरनेटिव फ्यूल एनर्जी जो है उसको प्रमोट करना है। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का। यहाँ पे ये देखिए ये इमेज है, आप इसको PDF फाइल में और अच्छे से समझ सकते हैं। डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव एरियाज इन द वेस्टर्न घाट्स। आप सभी को मालूम है कि जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। सो इट इज़ अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे रिसेंटली देखिए इसको बोला गया कि जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक बायोडाइवर्सिटी होल्ड करते हैं। इस वजह से वेस्टर्न घाट्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हैं। अगर एक बार वो ख़त्म हो जाएंगे तो हम अपनी बहुत यूनिक बायोडाइवर्सिटी को खो देंगे। तो वहाँ से कंसेप्ट शुरू हुआ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया का। बेसिकली इस मैकेनिज्म के थ्रू ये बोला जाता है कि जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया कि वेस्टर्न घाट्स को हमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिफाइन कर देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो ये क्या है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया क्या है? तो बेसिकली जब किसी भी एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया रिकग्नाइज किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो एरिया है वहाँ पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि उस एरिया को आप कंजर्व करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, आप उस एरिया को डेवलप भी कर सकते हो, बट वो सस्टेनेबल होना चाहिए और वो उस फ्रेजाइल एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, उसकी यूनिक डाइवर्सिटी को हार्म नहीं होना चाहिए। ऐसी ही केवल आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हो। बट अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है अगर वो हार्म होता है, वो अफेक्ट होता है, तो आप वो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से ये कंसेप्ट शुरू हुआ एंड वेस्टर्न घाट्स वाज रिकग्नाइज्ड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, तो जो प्लानिंग कमीशन था उसके अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ये अम्ब्रेला स्कीम थी प्लानिंग कमीशन की और 1985 से ये इसकी शुरुआत हुई थी। इसका एम ये था कि हमारी जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है हमें उसका यूज़ करके इंडिया का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको असेस करना है कि कितना ज़्यादा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हमारा एक्सपेंडेड है। उसका असेसमेंट करने के बाद हम उसकी इन्वेंट्री फॉर्म करेंगे। ये इसका यहाँ पे एजेंडा था।
फॉरेस्ट, अभी हमें फॉरेस्ट्री रिसर्च रिलेटेड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि देहरादून में है। ये फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी रिसर्च होता है उससे रिलेटेड ये हाईएस्ट बॉडी है। ये बेसिकली क्या करता है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं उनका ये रिसर्च, एजुकेशन, ये सारे एरिया से रिलेटेड ये स्टडी करता है। एंड ये सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च, इन रिस्पेक्ट ऑफ एमर्जिंग इश्यूज इन द सेक्टर, यानी कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोई भी नए मॉडर्न इश्यूज जो निकल के आते हैं हर टाइम पे, तो उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस देना होता है वो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट देता है। तो बेसिकली ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। तो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो भी रिसर्चेज या कुछ भी स्टडीज़ होती हैं उसमें जो अपेक्स बॉडी होती है उसका रोल वो ये इम्प्लीमेंट करता है। देन मूविंग ऑन टू इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। 1938 में एक कॉलेज की शुरुआत हुई जिसको बोला गया इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। उसके बाद 1987 में इस कॉलेज का नाम बदल के इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया और उसके बाद इसको बोला गया इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। ये क्या करती है, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज प्रोबेशनर ऑफिसर्स होते हैं उनको ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। एंड एट द सेम टाइम इस इंस्टीट्यूट को स्टाफ कॉलेज का स्टेटस भी प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो IFOS होते हैं, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स जो होते हैं, जो थोड़े सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनको मिड करियर ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। साथ ही साथ में इसमें अदर ऑफिसर्स भी होते हैं जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज और IRS प्रोफेशनल्स, हायर जुडिशरी के मेंबर्स, उनको भी यहाँ पे कुछ कोर्सेज से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत 1986 देहरादून में हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ये वाइल्ड लाइफ फील्ड रिलेटेड रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। प्राइमरी मैंडेट अगर हम इसका देखें तो क्या है, वाइल्ड लाइफ या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड ये साइंटिफिक और अप्लाइड रिसर्च कंडक्ट करता है। साथ ही साथ ये वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड अलग अलग मॉडल्स डेवलप करता है। एंड इसका एम ये भी है कि हमारी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है स्कूल्स या कॉलेजेस में, उसमें हम वाइल्ड लाइफ साइंस को एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक प्रॉपर सब्जेक्ट्स की तरह डेवलप करें। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड ये कैपेसिटी बिल्ड करता है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या अदर इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको ये टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसको इम्प्लीमेंट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। इसके अंदर बेसिकली लैंडस्केप अप्रोच, यानी कि लैंडस्केप अप्रोच मॉडल जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है। और इससे रिलेटेड जो नॉलेज प्रोवाइड करेगा, तो नॉलेज सेंटर कौन होगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेशनल ग्रीन क्रॉप्स प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 2001 से 2002 के बीच में हुई थी। इसके थ्रू बेसिकली जो डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे होते हैं उनको इसमें उनका पार्टिसिपेशन कराया जाता है। एंड इसके थ्रू जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनके अंदर अवेयरनेस प्रोवाइड हो, इसीलिए इस क्रॉप्स की शुरुआत हुई थी। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग, जैसे स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लब्स के थ्रू अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांटेशन कर देंगे, सैपलिंग करते हैं, तो उनको एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंडक्ट करी जाती है ताकि वो और एनवायरनमेंट में क्लोज आके जब वो एनवायरनमेंटल रिलेटेड चीज़ें करेंगे तो उनके अंदर और एनवायरनमेंट की एक वो अवेयरनेस होती है, वो जागरूकता बनेगी। तो ये इसका मेन एम है। नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन, इसकी शुरुआत मिड 1986 में हुई थी। इसके तहत जो गवर्नमेंट है, बेसिकली ये एक कैंपेन है, इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, NGOs, इंस्टीट्यूट्स एट्सेट्रा इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड ये फाइनेंसेस का यूज़ करके ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या करती हैं, ये कुछ सेमिनार्स कंडक्ट करती है जिसके थ्रू ये ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट लोगों को इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। 2016-17 का यहाँ पे देखिए ये थीम दिया हुआ क्या है, ये आपको याद नहीं रखना है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं।
नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम। इसके अंदर जो मिडिल स्कूल बच्चे हैं यानी कि क्लास 6 से लेके क्लास 8 के बच्चे हैं, इनको एक बार चांस दिया जाता है जिसमें इनकी कैंपिंग करी जाती है। इनको जंगल वंगल ऐसे अलग अलग एरिया में लेके जाया जाता है, जो कि 2-3 दिन की इनकी कैंपिंग होती है, ताकि एनवायरनमेंट के लोग जब क्लोज रहेंगे तो एनवायरनमेंट रिलेटेड ये इनको अवेयरनेस मिलेगी और उससे रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा जागरूक होंगे। तो ये इसका एम है। बेसिकली ये नेचर कैंपिंग और जो हमारा इको क्लब है, इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम थिंग, क्योंकि दोनों का एजेंडा यही है, एनवायरमेंटल रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाना है स्टूडेंट्स में। तो ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस यही है कि वो स्कूल के अंदर भी जैसे किचन गार्डनिंग हो गई या प्लांटेशन, वो सब किया जाता है, और इसके अंदर अलग अलग एरिया में कैंपिंग के लिए स्टूडेंट्स को लेके जाया जाता है। देन ग्लोब, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरनमेंट। ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट टीचर्स, स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट एक साथ आते हैं और डिस्कशन करते हैं ऑन डिफरेंट एनवायरमेंटल इश्यूज़। इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया ने 2000 में यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने ये साइन किया था, और तब से इंडिया में ग्लोब प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। इंडिया में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है दिल्ली बेस्ड इंडियन एनवायरमेंटल सोसाइटी, ये ग्लोब प्रोग्राम को इंडिया में इम्प्लीमेंट करती है। देन एक स्कीम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ने 6th 5-year प्लान के अंदर करी थी। बेसिकली इसका एजेंडा ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, इनको फंडिंग प्रोवाइड करती है और उनको सपोर्ट करती है इन ऑर्डर टू एनेबल देम कि वो इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो नेशनल लेवल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन सके। इन कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक पे, कोई भी एक सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट एरिया में वो एक एक्सेलेंस एग्जाम्पल सेट करें, और कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की जो भी करंट इश्यूज़ हैं उसके रिस्पेक्ट में वो कुछ सल्यूशन प्रोवाइड कर सके। इस तरह से अगर वो कोई भी इंस्टीट्यूट अपने को उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप कर देता है तो उसको ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्कीम का एम है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसको 2010 में सेटअप किया गया था थ्रू एन एक्ट ऑफ NGT 2010। इसका एम ये है कि कोई भी ऐसे केसेस जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हों या फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड हों या अदर नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड कोई भी केसेस हैं, उन केसेस का जल्द से जल्द एक्सपीडिशियसली उसका डिस्पोजल करना है। क्योंकि अगर आप पहले देखें जब NGT नहीं था तो एनवायरमेंट रिलेटेड कोई भी केसेस होते थे वो सालों साल कोर्ट में पेंडिंग रहते थे। तो इसीलिए जब ये देखा कि हमारे जो एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, इनका एक्सपीडिशियस और इफेक्टिव इसका जजमेंट होना चाहिए, जल्द से जल्द केसेस जो हैं वो सॉल्व हो जाने चाहिए। तो वहाँ से रियलाइजेशन हुआ कि हमें एनवायरमेंट से रिलेटेड ही एक अलग कोर्ट होना चाहिए। तो शुरुआत हुई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। ये साथ ही साथ कोई भी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो ये उसके लिए कंपनसेशन भी प्रोवाइड करता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये CRP कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1908 के तहत काम नहीं करता है, रादर इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका जो मैंडेट है वो ये है कि कोई भी केस इस ट्रिब्यूनल के पास आता है तो इस ट्रिब्यूनल को विद इन द पीरियड ऑफ 6 months, जब वो केस इसके पास आया है तो वहाँ से शुरुआत होकर 6 महीने के अंतर्गत वो केस की सुनवाई करनी पड़ती है। इसके अगर हम देखें तो इसके 5 प्लेसेस ऑफ सिटिंग है। प्रिंसिपल बेंच जो है NGT का वो दिल्ली में है, और इसके अदर जोनल बेंचेस जो है वो है पुणे, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में। इसके अलावा भी इसके 3 सर्किट बेंचेस हैं, एक है शिमला में, एक शिलोंग में और एक जोधपुर में। क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम की गवर्नमेंट ने शुरुआत करी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने अलग अलग क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज़ कंडक्ट करी थी। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मैंने हमारी पिछली साइड में डिस्कस किया था। इसके अंदर 8 हमारे सब मिशंस हैं, एंड जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल सोलर मिशन, फिर एक एग्रीकल्चर पे है, एक ग्रीन इंडिया है। तो ऐसे अलग अलग हमारे 8 मिशंस इसके अंदर हैं, जिसको अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ अपने पर्टिकुलर स्फेयर में इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे नेशनल सोलर मिशन है तो ये किसके अंदर आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आ गया। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आ गया। तो ऐसे ही अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसको इम्प्लीमेंट कर रही है।
नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, इसकी शुरुआत हुई थी 12th 5 ईयर प्लान में। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो कि क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के लिए कैपेबल हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो भी फंडिंग है वो उन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग इस फंड के थ्रू करी जाएगी। और उस फंड को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? नाबार्ड करेगा। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। ये जो प्रोग्राम है ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है। मल्टी इंस्टीट्यूशनल इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन साथ में काम करते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का इनिशिएटिव है और ये अलग अलग मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऐसी और भी एजेंसीज हैं। ये लोग सब साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं कि जो ब्लैक कार्बन का हमारे क्लाइमेट चेंज में क्या रोल है उसकी स्टडी कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे ब्लैक कार्बन का क्या इम्पैक्ट है हमारे क्लाइमेट चेंज में या हमारे एनवायरनमेंट एज अ होल में। बेसिकली ये एक्शन प्रोग्राम के अंदर हम ब्लैक कार्बन पे स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स। पेरिस एग्रीमेंट की शुरुआत यूएनएफसीसी के अंदर हुई थी 2016 में। इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग टारगेट्स है। इंडिया का आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अपने पीडीएफ में। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, तो ओजोन लेयर आप सभी को पता है हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। एंड इस वजह से जब 2000 कुछ 1980s की अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक सो बात है, जब एंटार्क्टिका में फर्स्ट टाइम ओजोन होल हमें देखने को मिला था और उसके बाद हमारे ओजोन लेयर प्रोटेक्शन की बात शुरू हुई थी। तो वियना कन्वेंशन 1985 में आया, जहाँ पे हमने बात करी कि हाउ आर वी गोना प्रोटेक्ट आवर ओजोन लेयर। उसके बाद दो साल बाद 1987 में एक और प्रोटोकॉल आया जिसको हमने बोला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना प्रोटोकॉल में डिफरेंस यही है कि वियना प्रोटोकॉल बात करता है कि ओजोन लेयर का हमें प्रोटेक्शन करना है, बट किस तरह से करेंगे ये नहीं पता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात करता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में, कि वो बोलता है कि कुछ ओजोन डिप्लीटिंग हमारे सब्सटेंसेस है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर बात करी गई कि ओडीएस जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, उनको हमें धीरे धीरे कुछ टाइम पीरियड के अंदर उन सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करना ख़त्म करना है, उनको फेज आउट करना है। वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो दोनों ही हैं ये काफ़ी सक्सेसफुल ट्रीटी रही हुई हैं। एंड अगर हम देखें तो ये दोनों यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटीज़ मानी जाती हैं। यूएन की जितनी भी 197 कंट्रीज़ है वो सारे ही वियना और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों की ही पार्टी हैं। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल स्कीम एंड वेरी सक्सेसफुल कन्वेंशन। इसके बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ ने ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं, जैसे सीएफसीज हैं, हेलॉन्स है, ऐसे बहुत सारे अदर हमारे जो सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं, उनको ग्लोबली 2010 तक हटा दिया गया है, उनका फेज आउट कर दिया गया है। अब प्रेजेंटली कोई भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यूज़ नहीं होते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो 1992 में जो हमारी अर्थ समिट हुई थी वहाँ पे ये भी एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था और यहाँ पे बात करी गई कि हमारे जो लैंड डिग्रेड हो रहा है किस तरह से हम उसको वापस रिवर्स करना है और किस तरह से उसको अरेस्ट करना है, यानी कि किस तरह से हम अपने लैंड डिग्रेडेशन या डेजर्टिफिकेशन को कम कर सकते हैं। इंडिया ने इसको 1994 में रेटिफाई किया था और उसके बाद अगर हम देखें तो इस जो कन्वेंशन है UNCCD कन्वेंशन, इसकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स इंडिया की बहुत सारी पॉलिसीज़ के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे इंडिया की नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, नेशनल फॉरेस्ट्री 1988, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड सो ऑन। यानी कि ये सारे ही जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स या पॉलिसीज़ हैं, कहीं ना कहीं इट इज़ ट्राइंग टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स जो कि UNCCD में बात करी गई है कि किस तरह से हमें अपने फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसको सस्टेनेबल करना है, अपने लैंड का मैनेजमेंट भी सस्टेनेबल वे में करना है, सो दैट कहीं ना कहीं हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन है वो कम हो सके और हम जो हमारे पहले से लैंड डिग्रेड हो चुकी है उसको कैसे रिवर्स करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर इंडिया में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है
जो UNCCD को इंडिया में रिप्रेजेंट करती है एट द नेशनल लेवल। और मिनिस्ट्री ने अपने अंदर एक नोडल पॉइंट बनाया हुआ है, एक डेजर्टिफिकेशन सेल बनाया है जो कि नोडल पॉइंट है, जो कि इस कन्वेंशन की हर एक इश्यूज़ को कोऑर्डिनेट करता है मिनिस्ट्री के अंदर। इंटरनेशनल कोऑपरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक डिवीजन है मिनिस्ट्री का जो कि मैटर्स डिफरेंट मैटर्स से रिलेटेड कोऑर्डिनेट करता है, एंड ऐसे मैटर्स जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ICSD डिवीजन की शुरुआत करी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंडिया जो है वो यूनेप का मेंबर है और हर साल वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है $1 लाख की टू यूनेप एनवायरनमेंट फंड, एंड 3 of the 30 members of UNEP's इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल आर करेंट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में से 3 बंदे जो हैं वो यूनेप का जो इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यूनेप की शुरुआत कब हुई थी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, इंडिया जो है वो इसका फाउंडर मेंबर है, एंड अदर कंट्रीज़ जैसे टोटल 183 कंट्रीज़ ने मिलकर 1991 में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी की शुरुआत करी थी। ये बेसिकली एक मल्टीलैटरल फंडिंग मैकेनिज्म है, यानी कि इस एनवायरमेंटल फैसिलिटी के थ्रू हमारे एनवायरमेंटल रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको फंडिंग करने के लिए ये एक मैकेनिज्म की शुरुआत करी गई है। इसके अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो अलग अलग जो हमारे कन्वेंशंस हैं उनसे ये गाइडेड है। कौन से कन्वेंशन, जैसे CBD दैट इज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन, उसके बाद है UNFCCC, फिर है UNCCD डेजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs, मिनामाटा कन्वेंशन मर्करी, ये हमारे 5 कन्वेंशंस हैं जिनके गाइडेंस के अंडर जो ग्लोबल एनवायरनमेंटल फैसिलिटी है वो अपने मैंडेट को इम्प्लीमेंट करती है। अगर हम देखें तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बेसिकली 5 फोकल एरिया से रिलेटेड फंडिंग या ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल वाटर से रिलेटेड हो, या केमिकल्स एंड वेस्ट से रिलेटेड हो, तो उसकी फंडिंग यहाँ से करी जाती है। ग्लोबल एनवायरनमेंटल फैसिलिटी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि ये सारे एरिया से रिलेटेड हैं उनके लिए ग्रांट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक में डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।